आज हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सार्वजनिक वित्त पर जो नियंत्रण किया जाता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यह है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पेपर जो है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संसदीय सार्वजनिक वित्त में हमने पहले इससे पूर्व लेक्चर्स में बजट निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि बजट जो है वो पूर्ण अंकेक्षण पे जाकर के होता है। अंकेक्षण से मतलब ये हुआ करता है कि ठीक से जांच लिया गया है कि जिस तरह से जिस मद पर जिस रूप में धन को वित्त को खर्च किया जाना था वह खर्च हुआ है। तो सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण के लिए जो कई सारी व्यवस्थाएं हैं उनमें एक कुछ समितियां भी हैं, संसदीय समितियां। तो संसदीय शासन व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थापिका द्वारा देश के वित्तीय प्रशासन तंत्र पर दो तरफा नियंत्रण रखा गया। तो एक तो C&AG जो एक संवैधानिक पद है उसके द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है, और इसके अलावा भारत सरकार ने अधिनियम 1919 में पहली बार विधायिका को मत देय व्यय पर वोटेबल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर पर अपनी स्वीकृति देने का एक अधिकार दिया था, और इससे जो है विधायी व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया था। लेकिन 1919 के अधिनियम में इस आवश्यकता को समझा गया था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट प्रावधानों पर संसद में बहस होने मात्र से विधायिका को लोक पर वित्त पर एक सशक्त नियंत्रण उनका नहीं हो जाता। इसलिए 1919 के अधिनियम की धारा 67 के तहत व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाए गए उनमें नियम संख्या 51 में एक लोक लेखा समिति के द्वारा स्थायी वित्तीय समिति का भी प्रावधान किया गया, और 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की आवश्यकता को समझा गया और समिति की प्रथा को बरकरार रखा गया। तो आप लोगों को जो 1919 का अधिनियम जो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे भारतीय प्रशासन के लिए माना जाता है उसकी धारा 67 और उसके अधिनियम 51-52 को आपको अपने याद रखना होगा और इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो लोकलेखा समिति जो होती है वो लोकलेखा समिति जनलेखा समिति भी कही जाती है, और इसका उदय सबसे पहले 1896 में के वेल्वी आयोग की सिफारिशों के साथ में जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश भारत में 1920 में लेजिस्लेटिव रूल 67(1) और उसके परिप्रेक्ष्य में 1924 में सर्वप्रथम लोकलेखा समिति की स्थापना हुई थी। तो लोकलेखा समिति के जो महत्व है उसकी चर्चा करते हुए उस समय के गवर्नर जनरल ने कहा था कि जो लोग इंग्लैंड की लोकलेखा समिति के प्रावधानों से या प्रतिवेदनों से परिचित है वे इस बात से परिचित होंगे कि इस संस्था द्वारा लोक व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए कितना ज़बरदस्त कार्य किया जाता है। तो ये जो समिति है इसका मुख्य कार्य जो है वो यही है कि वह लोक वित्त के सार्वजनिक वित्त के अपव्यय को रोके। लोकलेखा समिति का जो स्वरूप है यह एक संसदीय समिति है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, और ये लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का के प्रतिनिधित्व का अनुपात इसमें होता है, और समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो संसद द्वारा पारित विनियोजनों से संबंधित लेखों की जांच के लिए लोकलेखा समिति है जिसमें 15 सदस्य हैं, और समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल परिवर्तनीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सहायता से चयन किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें रिक्त स्थान होने पर पूर्ति उपयुक्त मतदान पद्धति से निरंतर होती रहती है। इसके अलावा कार्यवाही के संचालन के लिए समिति की जो बैठक है उसमें कम से कम 4 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, और जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष ही समिति का सदस्य जो होता है वो सदस्यों में से एक लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किसी को समिति का मुखिया बनाया जाता है, पर यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष समिति में चुना गया तो फिर वही अध्यक्ष रहेगा, PAC का अध्यक्ष वही रहेगा। यदि समिति का अध्यक्ष किसी कारण अनुपस्थित रहे तो स्वयं समिति अपने में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। तो इसमें ये है कि लोकलेखा समिति का पुनर्गठन भी होता रहा है
और 1953 में राज्यसभा की नियम समिति जो है उस ने अपने अध्यक्ष से लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को भी मनोनीत करने की सिफारिश की ताकि पीएसी एक संयुक्त समिति के रूप में कार्य कर सके। और 23 फरवरी 1953 को इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने दोनों सदनों के बीच कटुता को रोकने के लिए लोकसभा में स्वयं एक प्रस्ताव रखकर राज्यसभा के लिए लोक लेखा समिति के 7 सदस्य का मनोनीत किया और इस प्रस्ताव को 12 मई 1953 को पास भी करवा लिया गया। तो इस तरह से राज्यसभा लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व हुआ और 1954 से इस लोक लेखा समिति में पीएसी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा में भारी बहस के समय सदस्यों ने इस परिवर्तन पर लोकसभा के वित्तीय अधिकारों पर राज्यसभा का हस्तक्षेप करार दिया। अपनी इस भावना के अनुरूप लोकसभा इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति मानने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा, यह संयुक्त समिति नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में लोकसभा की समिति है। और जहाँ तक विचार विमर्श का मतदान का सवाल है, उनका भी वही सम्मानीय स्थान होगा, वे भी आखिर सदस्य हैं। केवल अंतर यही होगा कि जब वे लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके नियंत्रण में कार्य करेंगे। तो इस स्पष्टीकरण से बात हो जाती है कि लोक लेखा समिति अपने स्वरूप में एक जॉइंट कमेटी नहीं है, यानी कि इसके जो राज्यसभा के सदस्य जब इसमें आते हैं तो उनका अस्तित्व पृथक नहीं रहता, वो लोकसभा के सदस्य के समान ही ट्रीटेड किए जाते हैं। इसके अलावा एक तथ्य यह है कि 1967 तक ये जो समिति है इसमें अध्यक्ष शासक दल का सदस्य हुआ करता था, जबकि ब्रिटिश परंपरा में विरोधी दल का कोई सामान्य सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य होता था। भारत में इस परंपरा का निर्वाह होने का कारण यह है कि हमारे देश में स्पष्ट मान्यता प्राप्त विरोधी दल का अभाव माना जा सकता है। कभी कभी विरोधी दल मेजॉरिटी में नहीं आ पाते और इस प्रकार जो 1978 में मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्होंने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया। इसके साथ ही एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई। समिति के लिए चुनाव प्रतिवर्ष होते हैं, जबकि द्विवार्षिक इसका कार्यकाल होता है। इसी कारण इस समिति में कुछ अनुभवी सदस्य हमेशा बने रहते हैं। समिति के अध्यक्ष के प्रभावशाली मार्गदर्शन में जो ये समिति है वो कुशलता से और तत्परता से कार्य करती है और इसमें पार्टी हितों को एक तरफ रख करके और सार्वजनिक वित्तीयता पर बल दिया जाता है।